अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको केमिस्ट्री लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस, जो आज आपको लेक्चर पढ़ाएगा चैप्टर नंबर 15 बायो केमिस्ट्री। और इसमें हम सीखेंगे न्यूक्लिक एसिड, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स और डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात करेंगे, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स और इसकी इंपॉर्टेंस, इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। और उसके साथ हम बेसिक कंपोनेंट फूड, जो हम फूड इस्तेमाल करते हैं, इसके बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं। लास्ट टाइम हमने प्रोटीन और लिपिड के ऊपर बात की थी और उसके इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो मूव करते हैं हम न्यूक्लिक एसिड की तरफ। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और ये क्या करता है कि इंसान की बॉडी के अंदर मौजूद होता है। और ये क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करके जो नई आने वाली नस्ल होती है उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड इज़ genetic material that carries information। अब ये कैरीज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ genetic information that carries genetic information उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं कि and transfer it to new generation। ठीक है। उसके बाद अगर इसमें मज़ीद थोड़ा सा हम इसके जो पॉलीमेरिक डेफिनेशन करते हैं तो वो क्या होगा। एक और हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं कि इट इज़ मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल that is formed by the combination of small molecules। स्मॉल मालिक्यूल्स कौन से हो सकते हैं, इसको यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। अब ये जो है, इट इज़ अ मैक्रो मालिक्यूल दैट इज़ फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल मालिक्यूल्स न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कॉल्ड मोनोमर्स। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या करता है, इट प्लेस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि नया सेंटेंस शुरू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड प्लेस इम्पोर्टेंट रोल इन बायोसिंथेसिस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का क्या मतलब होगा, दैट इज प्रोटीन that is formation of protein इसको अगर मैं मज़ीद इजी कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म।
ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम आगे लेके चलते हैं, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन कि ये न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि पेरेंट्स की बॉडी से इंफॉर्मेशन ले के ऑफ स्प्रिंग न्यू जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करता है। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, वो चेहरे की रंगत हो सकती है, चेहरे का ढांचा हो सकता है, फॉर्मेशन हो सकती है, स्किन कलर और इस तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है, जो कैरी करता है न्यूक्लिक एसिड और ट्रांसफ़र करता है आगे नई जनरेशन के अंदर। उसके बाद मैंने इसकी एक और डेफिनेशन लिखी है कि इट इज़ अ मैक्रो मालिक्यूल। ये एक बहुत बड़ा मालिक्यूल होता है जो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो मिल के एक लार्ज मालिक्यूल डेवलप करते हैं जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये क्या करता है, इट प्ले एक इम्पोर्टेंट रोल इन द बायोसिंथेसिस। ये एक ख़ास किरदार अदा करता है जब एक नया ऑर्गेनिज़म डेवलप होता है। वो ख़ास किरदार क्या होता है, वो प्रॉपर्टीज़ की तश्कील होती है। जैसे एक नई जनरेशन आ रही होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अपने पेरेंट के साथ मैच करती हैं, उनका डीएनए अपने पेरेंट्स के साथ मैच करता है। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड is present in bones, blood and muscles etc. ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। ये उससे पहले टाइप से पहले जो मैंने यहाँ पे एक बात लिखी थी न्यूक्लियोटाइड की, उसके ऊपर हम बात करें कि भाई न्यूक्लियोटाइड क्या है और ये कितनी चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। यहाँ पे मैं नीचे इसके लिख रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, these are monomers, small molecules। अच्छा, ये किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है? न्यूक्लियोटाइड composed of 3 components। अब वो कंपोनेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले राइबोस शुगर पे मुश्तमिल होता है। राइबोस शुगर जिसको हम क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर। उसके बाद जो दूसरा इसका कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं फास्फेट ग्रुप। और जो इसका तीसरा कंपोनेंट होता है वो नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ प्यूरीन बेस, और दूसरी जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, दूसरी जो होगी दिस इज़ pyrimidine बेस। ये 2 टाइप की बेसिस होती हैं, pyrimidine बेस। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये इतना हवाला नहीं दिया गया तो जस्ट मैं यहाँ पे इनके नाम डिस्कस कर रहा हूँ कि जो अब आगे हम 2 टाइप्स पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड की, जिसमें सबसे पहली होगी DNA और दूसरी होगी RNA। अब ये जो सारी मैंने चीज़ें लिखी हैं, कंपोनेंट राइबोस शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनियस बेस, आगे जो आपकी बुक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं जो यहाँ पे बताना ज़रूरी है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है जिससे ये न्यूक्लिक एसिड बनता है उसमें ये 3 कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। सबसे पहले राइबोस शुगर है, फास्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो 2 तरह का होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ
न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स। पहली कौन सी होगी? नंबर 1 DNA, और जो दूसरी है वो क्या होगी? RNA। अच्छा, DNA से क्या बनेगा इसको आपने सीखना भी है। दिस इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड से पहला जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, और दूसरा जो है उसको हम क्या लिखेंगे? RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों में नाम से भी फ़र्क है, और इनके जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो क्या होगा? ऑक्सीजन से है। आपको नज़र आ रहा होगा डीऑक्सी, इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल नहीं होती। वो क्या होता है कि इसमें जो राइबोज शुगर है, इसके आगे हम डिफरेंसेस भी लिखते हैं, और इनको एक आपके क्वेश्चन भी है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन DNA एंड RNA। उसमें हम 3 पॉइंट्स लिखेंगे, तो इनमें इनका एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा और इनमें डिफरेंस भी आ जाएगा। जो हमने राइबोज शुगर लिखा था, राइबोज शुगर, उसमें पेंटोज शुगर वो होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे ये इस राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे आगे अगर जाएं तो यहाँ पे CH2OH ये आता है, और इसको अगर हम काउंटिंग करें तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 ये पेंटोज शुगर होता है कि इसमें 5 कार्बन पे मुश्तमिल एक रिंग होता है जिसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इस पे, तो यहाँ पे आपको H और OH मिलेगा, यहाँ पे भी इसी तरह से H और OH मिलेगा, इसी तरह से यहाँ पे भी H और OH मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन OH मौजूद है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर मौजूद होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ये RNA में मौजूद होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का ये शुगर है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन शामिल है। अगर ये ऑक्सीजन हम रिप्लेस कर देते हैं H के साथ, फॉर एग्जांपल मैं इसको लेके आता हूँ, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन ये जो OH है ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? H, और यहाँ पे भी H आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमने इस कार्बन के ऊपर से जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म कर दिया। जब हम ऑक्सीजन ख़त्म कर देते हैं तो इसके लिए जो हम वर्ड लिखते हैं डीऑक्सी, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है तो ऐसे जो आएगा ये किसका कंपोनेंट हो जाएगा? DNA का। DNA में जो शुगर मौजूद होती है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर, ये दिस इज़ राइबोज शुगर इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन शामिल है, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। और इसका क्या मतलब होगा? डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो हमने रिमूव कर दिया है। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जस्ट आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन से जो ये वाला हाइड्रोजन है ये अकेला रह गया है कि इसके साथ जो ऑक्सीजन थी वो हमने ख़त्म कर दी। तो मेजर डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले कि इनमें ऑक्सीजन, नाम से जो डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है कि DNA के अंदर जो राइबोज शुगर होगा उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, और जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है उसमें पेंटोज शुगर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होगा, OH ग्रुप कंप्लीट मौजूद होगा। अब हम इनके डिफरेंसेस देखते हैं और स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, स्ट्रक्चर से नेक्स्ट जो है, उससे पहले हम इसके डिफरेंसेस को देख लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। डिफरेंसेस से भी पहले मैं आपको ना एक और बात बता देता हूँ बेसिस की। इसमें DNA की बेसिस कौन सी होती हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि बेसिस ऑफ DNA, ये आपने याद रख लेना है ताकि आपको
उसके बाद बेसिस ऑफ आरएनए। बेसिस कितनी टाइप्स की होती हैं और आरएनए और डीएनए की बेसिस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जो डीएनए की बेसिस हैं वो क्या होगी? एडिनिन, गवानीन, उसके बाद साइटोसिन एंड थाइमीन। उसके बाद जो आरएनए की बेसिस होंगी वो पहली कौन सी होगी? एडेनिन सेम एज डीएनए, उसके बाद गवानीन भी सेम एज डीएनए, और इसके बाद जो है डीएनए और आरएनए में ये साइटोसिन होगा। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ का है? यूरासिल। मतलब क्या हुआ कि आरएनए और डीएनए में जो फ़र्क होगा, अब एक मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि वो जो राइबोस शुगर होगा डीऑक्सी होगा या राइबोस शुगर होगा किसमें, और दूसरा जो डिफरेंस है वो बेस का होगा, थाइमीन और यूरासिल का। ठीक है, अब अगर हम इनको डिफरेंस में लिखते हैं, डिफरेंस इसका क्रिएट करते हैं, तो ये एक क्वेश्चन भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन आर एंड ए एंड डी एन ए। डिफरेंस बिटवीन डी एन ए एंड आर एन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। एक साइड पे आ जाएगा डीएनए और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा? दिस इज आरएनए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो डीएनए है उसका पहला पॉइंट जो है वो डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। इसको भी मैंने इसका जिक्र नहीं किया, वो स्ट्रक्चर के साथ आपको बताऊंगा। डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। और जो आरएनए होता है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद जो डीएनए में हमने देखा कि इट कंटेन्स अगर हमने शुगर के ऊपर बात करनी है तो इसमें जो शुगर थी वो डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। जबकि इसमें क्या होगा? इट कंटेन्स राइबोस शुगर। उसके बाद जो अगला इसमें डिफरेंस होगा, पॉइंट नंबर 3 के थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। थाइमीन क्या है? बेस है। और जो आरएनए में होगा, यूरासिल इज प्रेजेंट एज अ बेस इन आरएनए। उसके बाद क्या होगा? एक और पॉइंट अगर हम लिखना चाहें, चौथा भी, तो इसमें क्या होगा कि इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन and involve in body growth and different and functions of the body function। और ये जो RNA है ये क्या होता है कि it involves in the synthesis of protein।
ठीक है, पहला जो पॉइंट था कि डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंड, आरएनए इज़ सिंगल स्ट्रैंड, इट कंटेन डीऑक्सीराइबोज शुगर, शुगर की आप स्पेलिंग ठीक कर लें, शुगर, और इट कंटेन राइबोज शुगर, थाइमीन इज़ प्रेजेंट इन डीएनए, यूरासिल इज़ प्रेजेंट इन आरएनए, इट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड इन्वॉल्व इन बॉडी ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी। उसके बाद इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये जो आपका एक शार्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या है, तो ये पॉइंट आप याद करके पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं एज इट इज़। उसके बाद एक मैंने आपके साथ डिस्कस करना है ये जो पॉइंट है कि डीएनए इज़ डबल स्ट्रैंड और आरएनए इज़ सिंगल स्ट्रैंड। ये मैंने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है, इसको देखें तो आपकी बुक के अंदर जो पेज नंबर है वो भी आप साथ एक दफ़ा देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये स्ट्रक्चर कहाँ मौजूद हैं। ये जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिगर 15.7 न्यूक्लिक एसिड, ये आपके सामने एक सीढ़ी सी बनी हुई है। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो दोनों साइडों पे वो सीढ़ी के स्टेप्स लगे होते हैं जिसको हम पकड़ के ऐसे चढ़े तो दो चीज़ें पैरेलल जा रही होती हैं। ठीक है, जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो साथ साथ ये मूव हो रहा है, उसके बाद जब आप टर्न करेंगे तो ये भी क्या करेगा, टर्न करेगा। ये जो आपके सामने मैंने ऐसे एक पैटर्न रखा है इसको हम क्या कह रहे हैं, डबल स्ट्रैंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो इसके दो साइडें होती हैं, ये आपको एक साइड नज़र आ रही है, ये एक जा रही है और इसके साथ दूसरी साइड भी जा रही है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ऐसे जा रहा हूँ, मूव करते 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 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रहा हूँ और इस सेंटर में आपको कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था बेसिस का, बेसिस यहाँ पे आपको एडिनिन, साइटोसिन, गवानीन, थाइमीन, बेस पेयर, शुगर, फास्फेट, बैकबोन, मैंने तीन चीज़ों का जिक्र किया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक फास्फेट ग्रुप, राइबोज शुगर और साथ में बेसिस का जिक्र किया था। अब वो आपके सामने स्ट्रक्चर में मौजूद है, अगर जिक्र ना करता तो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो पाती। अब यहाँ पे तो आपको स्ट्रक्चर गिवन है, ये बेसिस और ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। और डीएनए को आप देखें तो वो दो लाइनों के साथ जा रहा है, इसके दो स्ट्रैंड्स हैं, और ये जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड है। इसको भी मैं समझाता हूँ कि ये जब नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो डीएनए टूट के सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होता है, फिर उसकी पेयरिंग होती है और फिर नया ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है। तो ज़रा इनकी आपस में तश्कील कैसे होगी, जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, जो हमने बात की थी कि फास्फेट ग्रुप, यहाँ पे अगर आप देखें तो फास्फेट ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, फास्फेट और ये जो राइबोज शुगर है ये आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये एक स्ट्रैंड जा रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रैंड ये जा रहा है और इसके साथ जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको भी आप देख सकते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पैरेलल जा रहे होते हैं। इस स्ट्रैंड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं, ये एक फास्फेट ग्रुप है, फास्फेट बैकबोन इसको कहते हैं, फास्फेट बैकबोन। अब वो आपकी किताब का जो स्ट्रक्चर है उसको आप सामने रखेंगे और साथ साथ इसको आप कंपेयर करते जाएंगे। फास्फेट बैकबोन हो गया और उसके साथ जो राइबोज शुगर है वो आपस में अटैच हैं। ठीक है, इसको मैंने 5 प्राइम के साथ लिखा है कि यहाँ से आप कार्बन नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इसकी जो सीक्वेंस है कि 5 प्राइम के साइड से एक स्ट्रैंड चलता है और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो रिवर्स हो जाता है, वो 3 प्राइम से चलता है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं ऑक्सीजन से इसको शुरू करेंगे 1 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये 3 प्राइम से इसको हम मूव करेंगे और वहाँ से 5 प्राइम स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से 5 प्राइम जो है वो एंड हो रहा है। इसके साथ फास्फेट के साथ राइबोज शुगर अटैच है, ये दोनों मिलके इसका क्या बनाते हैं, बैकबोन बनाते हैं। और उसके साथ जो बेसिस का जिक्र किया गया था वो बेसिस यहाँ पे सेंटर में एक दूसरे के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच होती हैं। ये आपस में कौन सा बॉन्ड करती हैं, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इसको हम, ये तो हो गया डबल स्ट्रैंड जो कि डीएनए है, इसका एक स्ट्रैंड यहाँ पे एक स्ट्रैंड यहाँ पे, इसको अगर हम कंबाइन करते हैं तो जैसे आपकी बुक के ऊपर बना हुआ है, अच्छा यहाँ पे जो है इसको अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे डबल हेलिक्स बनता है। ठीक है, इसके साथ जो दूसरा है
इस साइड से हम कर लेते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने रखा है इसको हम ऐसे बताते हैं, और जो फास्फेट या इस साइड पे फास्फेट और ये जो शुगर है राइबोस यहाँ पे अटैच होते हैं। इसी तरह से फास्फेट राइबोस फास्फेट राइबोस ये ऐसे चलता जाता है, और इसमें राइबोस ऊपर आ जाएगा और फास्फेट नीचे। यहाँ से अगर हम 5 प्राइम से स्टार्ट करते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा 3 प्राइम। अब सेंटर में जो बेसिस थी वो कहाँ आ जाएंगी, बेसिस यहाँ पे मौजूद होंगी, जिसको आपकी बुक के ऊपर लिखा गया है बेसिस। दीज आर बेस पेयर्स, के बेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी। और ये बेस क्या डिफ़ाइन करती हैं, प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करती हैं कि जो ऑफ स्प्रिंग या न्यू जनरेशन होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने पेरेंट के साथ रिजेम्बलेंस करती है। किस बेस के ऊपर वो डिफ़ाइन होता है कि बेस की पेयरिंग कैसी है। ठीक है, अब ये जो था डबल स्टैंड, इसके साथ ये डबल स्टैंड कौन सा होगा, डीएनए होगा, और उसकी फॉर्मेशन आपके सामने है कि इसमें बैकबोन किसकी होती है, फास्फेट और राइबोस शुगर की। और उसके बाद इसमें राइबोस शुगर के साथ डीऑक्सी राइबोस शुगर, जिसमें ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। कौन सा, वो मैंने आपको स्ट्रक्चर के साथ दिखाया था। और सेंटर में क्या होंगे, बेस पेयर। जब नया ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है तो ये डीएनए टूट के सिंगल स्ट्रैंड में चला जाता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो आरएनए है वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड। इसी के साथ आपने स्ट्रक्चर को देखना है। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये एक सिंगल स्ट्रैंड आपके सामने मौजूद है। इसके अंदर यहाँ पे बेसिस मौजूद होंगी। अब जो हमने डिफरेंस किया था कि यहाँ पे एडेनिन हो सकती है, गवानीन हो सकती है, और उसके बाद साइटोसिन के बाद यहाँ पे क्या होगा, यूरासिल। चौथी बेस इसमें चेंज हो जाएगी आरएनए के केस में, और ये सिंगल स्ट्रैंड होगा। सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक साइड इसकी होगी। ये कैसे होता है कि जब यहाँ पे हम बात कर रहे थे डीएनए की, डीएनए ये डबल स्ट्रैंड मौजूद है, और इसके साथ हम जब एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है तो ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये दोबारा से क्या करेगा, अपनी पेयरिंग बनाएगा डबल स्ट्रैंड में, और जो प्रॉपर्टीज़ डीएनए में थी वो ये कैरी करके आगे नई जनरेशन में कन्वर्ट कर देगा। तो डीएनए से क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंड में गया। आरएनए जिससे क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। और प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद डीएनए अपने आप को दोबारा से रीजनरेट करता है। जो प्रॉपर्टीज़ पेरेंट के अंदर होती हैं वो कॉपी होके नई जनरेशन में चले जाते हैं। इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम इसकी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करें। ये था जो डीएनए और आरएनए के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। जो मेन आपका टॉपिक था वो हमने डिस्कस कर लिया। उसमें हमने जो स्टार्ट लिया था यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के ऊपर बात की थी, और इसका इंट्रोडक्शन जो था वो हमने आगे जो टाइप्स थी, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उससे पहले हम इसको अगर स्टार्ट से लेते हैं तो न्यूक्लिक एसिड होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं उसके ऊपर मैंने बात की कि ये स्मॉल मोनोमर्स होते हैं जिनसे मिलके एक पॉलीमर बनता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स की जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए, राइबोस शुगर, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजीनियस बेसिस। बेसिस भी दो तरह की होती हैं, प्यूरीन और पिरिमिडीन। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब जो इसमें शुगर होता है उसमें ऑक्सीजन का डिफरेंस आता है, जिसमें एक को हम डीऑक्सी राइबोस कहेंगे, दूसरे को राइबोस शुगर कहेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्कस किया कि ये डबल स्ट्रैंड होता है, और ये जो स्ट्रैंड है ये बैकबोन किन चीज़ों में मुश्तमिल होती है और बेसिस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जो है इन डीएनए और आरएनए में डिफरेंस आपके सामने आ गया। और लास्ट पे जो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है वो कैसे होगा और ये कब बनता है, इसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। लास्ट में हम 5-7 मिनट बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड के ऊपर।
ये आपका क्वेश्चन मौजूद है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, जो कि एज इट इज़ मैंने आपको बोर्ड के ऊपर लिखवा दिया है, वो आप कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमने तफसीली पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो लार्ज मालिक्यूल होते हैं जो हमारे फूड का हिस्सा होते हैं, जो हम किस फार्म में लेते हैं। जैसे सोर्सेज हैं, मेन सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट सच एज योगर्ट, मिल्क, आइसक्रीम, फ्रूट, ग्रेन्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड बीन्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सिंपल सी बात है कि जो हम घर में खाना खाते हैं वो मेजर सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का। उस खाने के अंदर आपके जो सालन है उसमें जो चीज़ें शामिल होती हैं, जो रोटी है आप घर में खाते हैं फूड, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। ये बेस्ट फ्यूल होता है बॉडी के लिए। फंक्शन क्या करता है? सबसे पहले मसल और ब्रेन्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। फाइबर जो आप इस्तेमाल करते हैं हेल्प्स टू फील फुल एंड एड्स डाइजेशन एंड एलिमिनेशन। जो फूड का हाजमा होता है इसमें फ़ाइबर कंटेंट का होना ज़रूरी है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट इंटेक से ओवरकम हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये भी हमने सारी डिस्कस की हैं कि ये पानी में हल हो के क्या करते हैं, स्मॉल मालिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इससे आपकी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसके ऊपर मैं तफसीली बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने इसको पूरे लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट और इन चीज़ों को डिस्कस किया था। जस्ट यहाँ पे इसको हम ओवरव्यू कर रहे हैं। और इसके साथ जो डिफिशेंसी है, अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं लेते हैं, आप खाना पीना कम कर देते हैं, तो क्या होगा? मेजर जो आपको इसका इशू रहेगा, आपका हेडेक होगा। हेडेक मतलब आपको 24 घंटे सर दर्द, कमज़ोरी और इस तरह की चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा कि अगर आप फाइबर नहीं लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। जो कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफिशेंसी क्या होती है कि जब हम वो चीज़ नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर उस चीज़ की कमी हो के वो डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकती है। उसके बाद जो दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन को भी हमने डिस्कस किया था। प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और हमारी जो ग्रोथ है उसमें प्रोटीन का मेजर रोल होता है। ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे मीट, फिश, एग फ्रॉम एनिमल, इन पीस, पल्सेस, बीन्स, प्लांट्स, सोयाबीन, डिफरेंट सोर्सेज जो यहाँ पे लिखे गए हैं। गोश्त जो है वो मेजर सोर्स होता है प्रोटीन का, जैसे यहाँ पे जिक्र किया गया अंडे का। अंडा भी प्रोटीन का एक सोर्स होता है। अगर ये आप लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी डेवलप अच्छी होगी। उसके साथ इसके फंक्शंस क्या हैं? प्रोटीन इज़ टू कैरी आउट द फंक्शन फॉर द सेल। प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर वाउंड हीलिंग एंड फॉर ब्रेन फंक्शन। प्रोटीन आल्सो हेल्प अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द बॉडी। मैनी हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स आर प्रोटीन्स। जैसे मैंने एक लेक्चर में ही बात की थी कि एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, कि वो डिफरेंट रिएक्शन जो होते हैं उनको कैरी कर रहे होते हैं। अगर आपका प्रोटीन इंटेक ठीक नहीं है तो क्या आपकी बॉडी के साथ एक तो डेवलपमेंट भी रुक जाएगी और बॉडी के साथ जो बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं जो कि एंजाइम्स कैरी कर रहे होते हैं वो भी रुक सकते हैं। और उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रोटीन्स आर कलरलेस, यूजली टेस्टलेस। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टीन एंड एब्जॉर्ब्ड एज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना होता है। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉल मालिक्यूल जिनको अमीनो एसिड्स कहते हैं उनमें टूट जाता है। फिर ये अमीनो एसिड आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और डिफरेंट फंक्शन कैरी कर रहे होते हैं। प्रोटीन आर यूज टू मेक एंजाइम्स। जैसे मैंने कहा है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है कि जो बच्चे हैं उनमें ग्रोथ रुक जाएगी, उनके जो बाल हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। नेल्स जो उनके नाखून हैं वो भी, उनमें वो सख्ती नहीं रहेगी, जैसे नाखून सख्त होता है तो वो ख़त्म हो जाएगा। पुअर वाउंड हीलिंग, अनीमिया, अनइंटेंशनल वेट लॉस एंड स्केली स्किन। तो ये कुछ डिफिशेंसीज़ हैं। इसके साथ जो तीसरा है लिपिड। लिपिड भी हमने डिस्कस किया था। ये क्या होते हैं? ऑयल, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे लिपिड्स होते हैं। इनका जो मेजर सोर्स है वो मीट एंड एनिमल फूड्स, दैट इज़ एग, मिल्क एंड चीज़ आर रिच इन सैचुरेटेड फूड, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? ये जो घी होता है इनको हम सैचुरेटेड फैट्स कहते हैं, ये मैंने डिफ़ाइन भी किया था। एंड कोलेस्ट्रॉल, प्लांट सोर्सेज सच एज सनफ्लावर सीड्स, पीनट्स आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैट्स, के हम इन पौधों से या प्लांट से ऑयल हासिल करते हैं। जैसे उनके बीज को
हम वो रगड़ के उसमें से क्या निकालेंगे, ऑयल निकालेंगे। तो ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैट होता है और ये सेहत के लिए अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड फैट। इसके फंक्शन क्या होते हैं कि ये एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करता है कि जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है और आप खाना वगैरह नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर एनर्जी होती है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। जैसे आपको ठंड लग रही है तो क्या होगा कि जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर एनर्जी है वो आपको वार्म करेगी। अगर एनर्जी नहीं है तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके सामने मौजूद हैं कि ये किस में सॉल्युबल हो सकता है, किस में सॉल्युबल नहीं हो सकता। Lipids and fats are digested in small intestine and absorbed as fatty acid and cholesterol. The body can store unlimited amount of fat contributing to obesity. अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा फैट डेवलप हो जाता है या स्टोर हो जाता है तो आपकी जो बॉडी है वो ओबेसिटी, मोटापे की तरफ जा सकती है। और डिफिशिएंसी भी यहाँ मौजूद हैं। वीकर इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है अगर आपका इंटेक नहीं है लिपिड का, तो सबसे मेजर यही होगा। उसके साथ कुछ और भी लिखी हुई हैं और लास्ट पे है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम जो बात करेंगे मेजर कि हम न्यूक्लिक एसिड का इंटेक नहीं कर सकते हैं। बस 2 से 3 मिनट और बात करेंगे और आपका लेक्चर वाइंड अप करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो डीएनए का ये है कि हम फूड से इसको इंटेक नहीं कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल मौजूद होता है, लेकिन इसको सेव रखने के लिए या बचाने के लिए, इसको ज़ाया होने से बचाने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे फूड इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सीड्स, ग्रेन्स, फिश एग आर द गुड सोर्सेज ऑफ द जेनेटिक मटीरियल डीएनए। जब ये आप ऐसी फूड खाते हैं तो ये डीएनए आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होकर न्यूक्लियोटाइड्स फ्राम करता है, फिर दोबारा से रीजनरेशन होती है डीएनए की आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद जो फंक्शन है इसके, मैंने आपको अभी डिस्कस किया है कि ये जेनेटिक मटेरियल है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करके ट्रांसफ़र कर रहा होता है नई ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ये भी आपके सामने मौजूद हैं। जो हम बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर डीएनए डिफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पे एक Lesch-Nyhan syndrome, a rare congenital birth disorder that affect a child brain and behavior। अगर आपकी बॉडी या बच्चे के अंदर डीएनए सिंड्रोम ये यहाँ पे मौजूद है, ये 2 टीचर और स्टूडेंट थे जिन्होंने सबसे पहले इस सिंड्रोम को डिस्कवर किया था। ये 2 नाम हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये उनके नाम से सिंड्रोम को लिखा जाता है। ये सिंड्रोम क्या होता है, ऐसी डिजीज़ जिसके सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं, टू मैनी सिम्टम्स, तो उसको हम सिंड्रोम में कंसिडर कर लेते हैं। ये डिसऑर्डर हो जाता है ब्रेन का और उसके बिहेवियर के, उसका दिमाग जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। और दूसरा जो है एटेंशिया टेलेंजी एक्टेशिया, ये जो 2 नाम हैं आर नोन एज लुइस बार सिंड्रोम। ये एक डॉक्टर था लुइस बार जिसने ये सिंड्रोम डिस्कवर किया था सबसे पहले। ये क्या होता है कि जिस बच्चे के अंदर ये डीएनए सिंड्रोम आ जाता है, उस बच्चे की जो खून की नालियाँ हैं वो जिस्म में ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और यही सबब बनता है कि उसमें कैंसर का जो सबब है वो ज़्यादा हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो उसके न्यूरॉन्स हैं जैसे ब्रेन और तमाम बॉडी पार्ट्स का जो रब्त है वो टूट जाता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने सीखा कि डीएनए क्या होता है और जो फूड कंटेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। और आज का जो मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पे कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले है कि न्यूक्लिक एसिड के बारे में आप क्या जानते हैं, उसको आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मेंशन द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड,
उसके बाद क्या हो सकता है कि डिफाइन न्यूक्लियोटाइड, गिव इट्स कंपोनेंट्स, उसके बाद जो मेजर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन RNA एंड DNA, डिफ्रेंशिएट बिटवीन RNA एंड DNA। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे एक जो हमने कंपोनेंट पढ़ा था उसमें हम लिख सकते हैं कि मेंशन deficiency disease is caused by causes by, पहला जो हम लिख सकते हैं कि अगर डेफिशिएंसी किसकी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2, अगर आप प्रोटीन का लेस इंटेक करते हैं तो उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हो सकती है। और लास्ट पे जो तीसरा है C, DNA। DNA ऐसा फूड जो आप जिसमें DNA कंपोनेंट कम होते हैं वो आप यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि कौन सी बीमारियां यहाँ से हो सकती हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी हो सकता है कि आल्सो मेंशन देयर सोर्सेज, यहाँ पे इसके साथ मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, आल्सो मेंशन देयर सोर्सेज। तो ये आपके सामने आज की असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने डिस्कस किए। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट जो होगा एक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे। तब तक के लिए मैं तमाम स्टूडेंट्स से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।